हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का एक चैप्टर पढ़ाया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि मुद्रास्फीति क्या है, कितने प्रकार का होता है और उन सारी मुद्रास्फीतियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की मुद्रास्फीति चल रही है। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि मुद्रास्फीति आती क्यों है और उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कार्य करती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले के क्लास में डिस्कस किया था और आज का जो क्लास है यहाँ पे हम मुद्रास्फीति के प्रभाव और उसको कंट्रोल करने के रीज़न, उससे संबंधित सिद्धांत, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बहुत सीरियसली देखिएगा और इसको बार बार रिवाइज करके सुन लीजिएगा, नोट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज आपका जो क्लास है ये है मुद्रास्फीति के कारण कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से मुद्रास्फीति होती है। तो पहला इसमें हेडिंग है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ये क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? यानी कि जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहते हैं किंतु वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो वस्तु है, जो सेवाएं हैं, उनका जो उत्पादन है वो समान है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई और लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई त्यौहार आ जाता है या ऐसा कोई ओकेज़न जहाँ पे मार्केट में चीज़ों का डिमांड बढ़ जाए लेकिन उत्पादन उतना ही रहे, समान रहे और डिमांड बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा? वस्तुएं महंगी बिकने लगेंगी, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट जाएगी और ऐसे टाइम में मुद्रास्फीति के रूप में इसे देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे जब भी शादी का टाइम आता है यानी कि लगन चलता है तो उस टाइम में जो सब्जी होते हैं, जो फल होते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं वो महंगे हो जाते हैं। या आप रक्षाबंधन या दीपावली में आप देखेंगे कि जो मिठाइयाँ हैं वो महंगी हो जाती हैं, यानी कि उत्पादन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा लेकिन जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और ऐसे टाइम में जब डिमांड बढ़ेगा तो वस्तुएं महंगी बिकेंगी और जब वस्तुएं जो है महंगी हो जाएंगी यानी कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो घट गया, उसका जो मूल्य है वो कम हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। यानी कि जब मांग बढ़ेगा, वस्तुएं एवं सेवाओं की जो आपूर्ति है वो सामान्य रहेगी, तो ऐसे में महंगी हो जाएंगी चीज़ें, चाहे वो सेवा होगी या वस्तु। सेवा भी महंगी हो जाती है। जब त्यौहार आता है दुकानों पे सारे लोग पहुंच जाते हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसे टाइम में जो है मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मजदूरी दे करके भी लोगों को रख लेते हैं, लेकिन बाद में वही लोग क्या हो जाते हैं? बेरोज़गार हो जाते हैं। यानी कि उस टाइम में जो वस्तु और सेवा है दोनों का डिमांड बढ़ता है तो दोनों की कीमत भी बढ़ जाती है, तो इस ऐसे में हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, चाहे वस्तु लेना हो या सेवा। तो इसी को कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। तो काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है ये है लागत जन्य मुद्रास्फीति। यानी कि ऐसी मुद्रास्फीति जहाँ पे लागत बढ़ जाए और जब लागत बढ़ जाता है तो अपने आप वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यानी कि जैसे आप जानते हैं दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, मजदूरी भी महंगा होता जा रहा है, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर व्यक्ति कोई सामान उत्पादन कर रहा है और उसमें उसको बहुत सारी चीज़ों की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलानी पड़ती हैं, तो उसके लिए उन सारी चीज़ों को उसे खरीदना पड़ेगा और उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें उसको सस्ते में मिल जाएंगी तो जो उत्पाद बनेगा उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ बनाने के लिए चाहे वो सेवा हो या वस्तु, उसको महंगे चीज़ें पे करनी पड़ रही हैं, तो वो क्या करेगा? अपनी सेवाओं को, अपनी वस्तुओं को महंगा कर देगा और जब वो महंगी हो जाएंगी तो हमें ज़्यादा मुद्रा उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए पे करना पड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास दे रही हूँ और अगर ये क्लास में आपको पैसा पे करके देती, यानी कि आपको इसके लिए पैसा पे करना होता और मुझे ये क्लास शूट करने के लिए मार्कर का जो दाम है वो महंगा हो जाए, बोर्ड महंगे हो जाए, इंक महंगे हो जाए, लाइट की जो मतलब कीमत है वो महंगी हो जाए, रूम रेंट महंगा हो जाए, तो अगर हर चीज़ को मैं ज़्यादा पे करूँगी तो फिर मुझे अपनी जो क्लास है उसकी जो कीमत है उसे बढ़ानी पड़ेगी। और अक्सर आप जान ही रहे हैं दिन प्रतिदिन क्लासेस भी महंगी होती जा रही हैं, कोचिंग की फ़ीस हो या क्लास की फ़ीस हो, स्कूल की फ़ीस हो, हर चीज़ महंगी हो रही है।
यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो अपनी सेवाओं को महंगा देते हैं। या जो वस्तुएं कभी आपको 5 रुपये में मिलती रही होंगी, आज उनका दाम 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। तो यानी कि उनकी जो लागत है वो भी बढ़ गई है वस्तु उत्पादन में। इसी वजह से उन्होंने अपनी वस्तुओं या सेवाओं का जो दाम है वो ज़्यादा कर दिया, या जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो जब भी लागत ज़्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रा की वैल्यू यानी कि कम हो गई, अब ज़्यादा मुद्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये कैसा स्फीति है? ये लागत जन्य स्फीति है। तो ये 2 तरह की स्फीति हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे वैश्विक कारणों में मुद्रास्फीति, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि विश्व में अगर महंगाई आती है या विश्व में उत्पादन कम होता है तो भी हमारे यहाँ महंगी हो जाती है चीज़ें, मुद्रास्फीति हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम विदेशों से ज़्यादातर पेट्रोलियम आयात करते हैं, खाद्य तेल आयात करते हैं, दालें आयात करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हम विश्व से आयात करते हैं जो आज हमें कम कीमत पर मान लीजिए मिल रही हो, और 1 साल बाद या कुछ ही महीने बाद अचानक से उसका जो दाम है वो बढ़ जाए, यानी कि जो डिमांड है वो बना हुआ है लेकिन सप्लाई घट जाएगा तो उसका दाम महंगा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम में जो डीजल पेट्रोल है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ऑटो का किराया बढ़ गया है। तो इस तरह का जब भी मुद्रास्फीति होगी तो इसी को क्या कहेंगे? ये वैश्विक आधारित मुद्रास्फीति है, यानी कि ये सारी चीज़ें हम विदेशों से आयात करते हैं और विश्व में अगर कहीं पर भी इस तरह के उत्पादन में कमी आएगा तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वस्तुओं का डिमांड बना हुआ है और उनके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो अपने वस्तुओं को महंगा देंगे और ऐसे में हमारे यहाँ वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो ये क्या होगा? वैश्विक कारण से आई हुई मुद्रास्फीति माना जाएगा, क्योंकि आज भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आयात करते हैं, खास करके चाइना से। तो हम हर छोटी सी लेकर के बड़ी चीज़, चाहे वो टूथपिक से लेकर के मोबाइल हो या उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, बहुत ज़्यादा हम आयात करते हैं। अगर चाइना महंगा कर दे इन सारे सामानों को तो उसके लिए हमें ज़्यादा रुपए पे करने होंगे, और इसी को क्या कहेंगे? आप एक तरीके से कहेंगे वैश्विक आधारित मुद्रास्फीति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, यानी कि जब भी मुद्रास्फीति होगी तो विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव होगा या किन वर्गों पर प्रभाव होगा? तो स्थिर आय वर्ग पर बुरा प्रभाव। जितने लोगों का जो आय है वो स्थिर है, यानी कि उसमें जो है वो हमेशा हर महीने उतना ही आता है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई भी वर्कर हो जो सरकारी एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, जिसका आय हर महीने निश्चित है। यानी कि जो आय अनिश्चित होता है वो व्यापारियों का, शिल्पियों का या ऐसे लोगों का होता है कि वो हर महीने कितना बेच लेते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा, तो उनका आय अस्थिर होता है। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिनका आय निश्चित है, बहुत कम या ज़्यादा टाइम के बाद ही उनका आय बढ़ता है और उसी निश्चित आय पे उन्हें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मुद्रास्फीति का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आय जो है वो निश्चित है, यानी कि मान लीजिए आज हमें 50,000 रुपये मिल रहे हों तो हम अपना सारा काम 50,000 रुपये में चला रहे हैं, लेकिन अचानक से 6 महीने बाद हमें 85,000 रुपये मिल रहे हैं और वस्तुएं जो हैं वो सारी महंगी हो जाएं, जो वस्तुएं हैं सेवाएं हैं महंगी हो जाएं, स्कूल का फीस, दवाई का खर्चा, खाने पीने की चीज़ें और भी सारी चीज़ें महंगी हो जाए, तो ऐसे में उस 50,000 से हमारा जो दैनिक जीवन आराम से चल रहा था वो अब नहीं चल पाएगा, या हमें परेशानी होने लगेगी। हमने अपनी चीज़ों को कम करना होगा, जो ज़रूरतें हैं उसे घटानी होगी या कम में एडजस्ट करना होगा, यानी कि परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा असर होता है, जिनका आय जो है निश्चित है। तो ऐसे लोगों का जब महंगाई बढ़ेगा तो उन्हें वो सारी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में या परचेज करने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा असर होता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं कि स्थिर आय वाले कौन हैं, जिसमें आप देखेंगे वेतनभोगी, जिनको वेतन मिलता महीने का, कर्मचारी, मजदूर, क्योंकि इन लोगों की मजदूरी जल्दी बढ़ती नहीं है, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो असंगठित है, यानी कि वहाँ पे लोग कुछ भी दे देते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम पैसे में लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिनका ना तो वेतन बढ़ता है ना तो सुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं। और असंगठित क्षेत्र में आप जानते हैं जैसे कृषि हो गया या इस तरह की डेली मजदूरी करने वाले लोग हो गए, जो तरह तरह के घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में जो है लगे रहते हैं, या ईंट भट्ठों पे जो काम करते हैं, ये सारे लोग असंगठित मजदूर हैं, जिनका आय जो है वो निश्चित है। लेकिन जो आप देखेंगे मुद्रास्फीति आएगा तो उनका जो पैसा है, लिमिटेड आय है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे ही स्फीति को क्या कहेंगे? स्थिर आय वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है या गलत असर पड़ता है। इसके अलावा
भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण आयात की तुलना में निर्यात महंगा हो जाता है और इससे क्या होगा, जिसके कारण परिणाम स्वरूप भारत तथा उसके व्यापार की जो भागीदारी देश हैं के बीच उच्च मुद्रास्फीति अंतर के कारण भारत की निर्यात की जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर ये होगा भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि जैसे मुद्रास्फीति आ गई, अब हमारे देश में जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो गई हैं, यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ के वस्तुओं को खरीदना चाहता है तो उसे ज़्यादा पैसे पे करने होंगे या ज़्यादा मुद्रा पे करना होगा तब उसे वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो ऐसे में हमारा निर्यात प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हमें जो है जब हम कम कीमत पे सामान को बेच रहे थे तो विश्व के बहुत सारे देश खरीदने को तैयार थे या वो जो खरीद रहे थे वो ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे थे। लेकिन अब जब मुद्रास्फीति आ गई है, वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो विदेशियों को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे में या तो वो सामान की जो मात्रा है यानी कि क्वांटिटी उसे घटा देंगे या फिर वो क्या करेंगे, किसी और देश में चले जाएंगे खरीदने जहाँ उन्हें सस्ता मिलने लगेगा। तो ऐसे में हमारा निर्यात प्रभावित हो जाता है, यानी कि हम उन्हें भुगतान नहीं कर पाते। भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि आयात कम और निर्यात ज़्यादा। अगर आयात कम है, निर्यात ज़्यादा है तो भुगतान संतुलन अच्छा है। तो यहाँ पे भुगतान संतुलन क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि निर्यात कम हो जाएगा और आयात ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ वस्तुएं महंगी है तो हमें मजबूरी में विदेशों से वस्तुएं मंगानी होगी ताकि वस्तुएं हमारे यहाँ सस्ती हों और हमारे यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो कम हो। तो ऐसे में आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है, क्योंकि विदेशी हमसे महंगा सामान क्यों खरीदेंगे जब उनके पास दूसरे ऑप्शंस होंगे, कम कीमत पे देने के लिए लोग तैयार होंगे। तो ऐसे में निर्यात जो है वो घट जाता है, आयात बढ़ जाता है और जो भुगतान संतुलन है ये असंतुलित हो जाता है। तो यही है भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि आयात ज़्यादा हो जाता है और निर्यात कम हो जाता है। आगे है विदेशी विनिमय दर में कमी, यानी कि जो विदेशी विनिमय दर क्या है, तो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मूल्य का जो है दर में कमी आ जाती है। यानी कि जो भी है मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मूल्य का अवमूल्यन होता है, अर्थात विदेशी विनिमय दर जो है वो कम हो जाता है। यानी कि जब भी मुद्रास्फीति होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी हमारे यहाँ, तो हम विदेशों से तो मंगा सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा विदेशों को बेच नहीं सकते। और ये जो डिसबैलेंस होता है इसी को कहते हैं कि विदेशी विनिमय दर में कमी, यानी कि अब हम विदेशों में बेचेंगे कम और खरीदेंगे ज़्यादा, तो बेचने की जो दर है वो कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं बल्कि ज़्यादा खरीदने लगेंगे और इसका हमारा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा वस्तुओं को खरीदने में चली जाएगी, जो हम बेच के प्रॉफिट कमा रहे थे वो प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति से देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति के पर्सनल ज़िंदगी से लेकर के पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। आगे है बच्चों परियोजनाओं की लागत में वृद्धि, यानी कि जितनी भी परियोजनाएं होंगी उनकी लागत में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए गवर्नमेंट पुल बनाना चाह रही है, अब उसे पुल बनाने के लिए उसमें सरिये की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी या ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे में मुद्रास्फीति है, यानी कि वस्तुओं का जो डिमांड है वो बढ़ा हुआ है लेकिन वस्तुओं का जो उपलब्धता है वो कम है। तो ऐसे में क्या करेगी गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा पे करना होगा, यानी कि हर चीज़ जो भी वो खरीदेगी उसे ज़्यादा पैसा देना होगा। और ऐसे में जो जो भी गवर्नमेंट परियोजनाएं ला रही है, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो पुल बनाने का हो, या वो मान लीजिए विद्यालय या स्वास्थ्य जो है मतलब जहाँ पे हम जाते हैं दवाई कराने के लिए हॉस्पिटल्स, ऐसा कोई भी सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक निर्माण जो गवर्नमेंट करना चाहती है, अब उसे वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसा पे करेगी, काम कम होगा, तो परियोजनाओं का जो लागत है वो बढ़ जाएगा। और जब लागत बढ़ेगा तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगी, जहाँ पे वो बहुत बड़ा रोड बनाने वाली थी वहाँ वो कम बनाएगी, या बनाएगी भी तो उसके लिए उसका जो उसने बजट बनाया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो परियोजनाएं क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। इसके अलावा असमानता आएगा, यानी कि जब भी मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता को बढ़ा देता है। पूंजीपति संपत्ति
एवं पूंजी का एकत्रण करते हैं, जबकि श्रमिक वर्ग को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की अपनी क्षमता में कटौती का सामना करना पड़ता है। इससे उनका बचत करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। यानी कि असमानता क्या है, जब भी चीज़ें महंगी होंगी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? आपने देखा कि वो निश्चित आय वाले लोग प्रभावित होंगे, असंगठित जो क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं वो प्रभावित होंगे, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं वो प्रभावित होंगे। लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत अनलिमिटेड आय है और ज़्यादातर वस्तुओं को खरीदने बेचने का काम वही करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वस्तुओं को डंप कर जाएंगे, ताकि जो डिमांड है वो बढ़ता जाए, और जब बहुत महंगा हो जाएगा तब वो उन वस्तुओं को अपने गोडाउन से बाहर निकालेंगे और उसके बदले में वो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें लाभ हो जाता है, और जो मजदूर वर्ग है उसे अपनी ज़रूरतों में कटौती करनी होगी, या उसका जो पैसा है वो पर्याप्त नहीं होगा उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे असमानता और बढ़ गई। एक वर्ग जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो और ज़्यादा कमाने के प्रयास में लगा है, और वहीं दूसरा वर्ग जिसके पास पैसे बहुत कम हैं वो अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है, अब उसकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे असमानता और बढ़ जाएगा, यानी कि गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की जो मार है ये ज़्यादातर स्थिर आय वाले और गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है, अमीरों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। कभी कभी वो इसका मिसयूज़ करके फ़ायदा भी कमा लेते हैं। तो यहाँ पे असमानता बढ़ जाएगी बच्चों, बहुत आसान है। आगे है बचत एवं निवेश में कमी हो जाएगी। यानी कि अगर मुद्रास्फीति है तो निवेश कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसे जो है वो हमारे यहाँ का जो वैल्यू है मुद्रा का वो घट गया है, वस्तुएं जो है वो महंगी हो गई हैं, तो हम अब कहीं निवेश कैसे करेंगे? यानी कि अगर किसी देश में हम निर्यात कर रहे थे बड़े पैमाने पे किसी चीज़ का, तो अब उस निर्यात को वो घटा देंगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा जो बचत है वो भी प्रभावित हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है अभी तक वो बहुत ज़्यादा बचत कर ले रहा था, मान लीजिए जो निश्चित आय वाले लोग थे उनके पास पैसे जो है वो कुछ सेव हो रहा था, वो कुछ बचा ले रहे थे अपने महीने के खर्च करने के बाद भी, तो अब वो जो बचत वो बचा ले रहे थे वो अब क्या होगा, जो महीने का थोड़ा बहुत सुरक्षित कर पा रहे थे वो भी अब नहीं बचा पाएंगे, बल्कि वो कम पड़ जाएगा। तो जो गरीब लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका बचत ही समाप्त हो जाएगा और हमारा जो निवेश है वो भी घट जाएगा, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू ही घट गई है। तो हम कहीं भी निवेश करेंगे तो हमें ज़्यादा मुद्रा लगाना होगा। यानी कि अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है अपने देश के अंदर ही, या नई चीज़ें बनाना चाहता है, तो अब उसका जो निवेश है वो घट जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में वो निवेश नहीं करना चाहेगा, वो निवेश तब करेगा जब उसे ज़्यादा जो है लाभ का एक तरीके से कहीं उम्मीद रहेगा। तो ऐसे में निवेश भी घटेगा और लोगों की बचतें भी खत्म हो जाती हैं। तो मुद्रास्फीति अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो है भारत में ऊंचे मुद्रास्फीति के कारण कौन से रीज़न है जिसकी वजह से भारत में ऊंची मुद्रास्फीति बनी रहती है या बन जाती है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, पहला जो कारण है वो मांग आधारित कारक है, यानी कि जब डिमांड बढ़ता है। और मांग आधारित कारक में क्या क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जब भी वस्तुओं का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा, जब जनसंख्या ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और जब जनसंख्या अधिक है, डिमांड ज़्यादा है, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई कम है, तो ऐसे में जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी। और महंगी हो जाएंगी तो उनकी जो है कीमत के लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना होगा। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ा रीज़न है किसी भी देश में मुद्रास्फीति के लिए। इसके अलावा रोजगार तथा आय में वृद्धि, इसके कारण भी मुद्रास्फीति आती है। यानी कि अगर लोगों को बड़े पैमाने पे रोजगार मिलने लगे और हर किसी के पास पैसा आने लगेगा, तो हर इंसान मार्केट में पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ खरीदने, चाहे वो वस्तु के रूप में चीज़ों को खरीदे या सेवाओं के रूप में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फ्री में इलाज करा रहा था जा करके सरकारी हॉस्पिटल में, तो अब उसके पास पैसे आ गए तो प्राइवेट में जाएगा। अगर वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, पैसे आ गए हैं तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी होंगी और वस्तुएं भी महंगी होंगी, क्योंकि अब हर किसी के पास पैसा है और हर कोई खरीदने जाएगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा आप देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने लगते हैं या ज़्यादा ही मिसयूज़ होने लगता है, तो रोज़गार भी रीज़न बनता है मुद्रास्फीति का। इसके अलावा आय में वृद्धि, यानी कि अगर किसी का आय बहुत कम है और उसके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है,
लेकिन ऐसा होता है कि घर में और भी लोगों को जॉब मिल जाती है या वो कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और घर में पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो अब हर व्यक्ति का जो डिमांड है, जो शौक़ है, जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी और हर व्यक्ति जो एक कपड़े पहनता था अब वो 10 पहनेगा, या जो चीज़ें वो यूज़ करता था अब वो महंगी और क्वांटिटी में या क्वालिटी में उनकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति आएगी, यानी कि रोज़गार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, तो भी जो है सामानों की या जो आप देखेंगे सेवाएं हैं उनका डिमांड बढ़ेगा और ऐसे में मुद्रास्फीति आएगी। इसके अलावा शहरीकरण के बढ़ने से भी मुद्रास्फीति आती है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शहरों का निर्माण होगा और जो लोग हैं वो शहरों की तरफ जाएंगे और शहरों में सबको देख करके लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे या नई तरह से ज़िंदगी जीना चाहेंगे, और वहाँ पे जब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी या लोग बहुत ज़्यादा पहुँच जाएंगे, वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाएगा, तो शहरों में वस्तुएं महंगी मिलने लगती हैं। आप देखते होंगे जो सब्जी जो फल जो है बड़े बड़े शहरों में महंगे मिलते हैं, वही आप गांव कस्बों में लेंगे तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। आप जो भी सब्जी है, फल है, पैक करके उसको मॉल में शहरों में बहुत जो है दुगना कीमत में बेचते हैं, वही सब्जियां गांव में ठेले पे बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो चूँकि शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पहुंच गई है और वस्तुओं और सेवाओं का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, अपने सामानों की जो कीमतें हैं वो बढ़ा देंगे और वहाँ पे लोगों को वो सामान परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा और ऐसे में मुद्रास्फीति आ जाती है। तो ये सारे रीज़न है मुद्रास्फीति के आने के। इसके अलावा क्या है, ये मांग आधारित कारक थे। पूर्ति आधारित कारक वो कौन कौन से कारक हैं जहाँ पे पूर्ति में कमी की वजह से मुद्रास्फीति आती है, यानी कि औद्योगिक उत्पादन में कमी। अगर जो उद्योग धंधे हैं वो वस्तुएं बना रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन अब लोगों का रोजगार बढ़ गया या आय बढ़ गई या जनसंख्या बढ़ गई, तो जो वस्तुएं थी अब वो सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या जितना डिमांड है उतना इनकी सप्लाई नहीं है, तो ऐसे में भी मुद्रास्फीति हो जाएगी। यानी कि अगर वस्तुएं कम जा रही हैं मार्केट में, उनकी उपलब्धता कम है, तो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और वो भी मुद्रास्फीति है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, औद्योगिक उत्पादन में कमी आने से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की जमा पूंजी, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं इन्हें जमा पूंजी या जमाखोरी भी कह सकते हैं, कि जब भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको लोग डंप करना शुरू कर दें अपने गोडाउंस में और उसको वहाँ पे झडम करके रखे तब तक के लिए कि जब तक कि मार्केट में उसका डिमांड ना बढ़ जाए, और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगा, और जब कीमत बढ़ता है तो ये लोग उसको जो जमा किए रहते हैं उसको बाहर निकालते हैं मार्केट में, तब इनको अच्छा कीमत मिलता है, लेकिन तब लोगों को उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं। तो ये भी रीज़न बन जाता है मुद्रास्फीति का। आयातों पर नियंत्रण, यानी कि अब हर देश की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा देश है वो निर्यात करे, आयात कम करे, और आयात कम करने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी विदेशों से सामान आता है उस पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं या रोक लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा आप आयात नहीं कर सकते। जैसे आपने बीच में देखा था सोने के आयात में क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा सोना आप नहीं आयात कर सकते, जिसकी वजह से उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे जब सरकार नियंत्रण कर देती है आयातों पर, बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ पाता है विदेशों से, तो भी क्या होती हैं, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और महंगी होंगी तो मुद्रास्फीति आएगा। तो ये सारे रीज़न भी हैं, यानी कि पूर्ति आधारित कारक, यानी कि उद्योगों में उत्पादन की कमी हो जाए, आवश्यक वस्तुओं को लोग डंप कर लें और आयातों पर नियंत्रण हो जाए गवर्नमेंट का, तो भी मुद्रास्फीति आती है। बहुत आसान है बच्चों। आगे हैं लागत आधारित कारक, यानी कि कौन कौन से लागत, जैसे प्रशासक मूल्य नीति और खाद्य नीति। तो प्रशासक मूल्य नीति क्या है, प्रशासक में आपकी गवर्नमेंट आएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट है यही ज़्यादातर जो वस्तुएं होती हैं उनके मूल्य को निर्धारित करता है। मान लीजिए कि बहुत सारे वस्तुओं का जो उत्पादन है वो गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अपने काम को पूरा करने के लिए, तो ऐसे में वो उन वस्तुओं के जो दाम है, जो कीमतें हैं वो बढ़ा दे, और जब वो बढ़ा देगी तो वहाँ पे हमें उसको खरीदने के लिए ज़्यादा मुद्रा पे करना होगा, और उससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति आएगी। दूसरी तरफ है खाद्य नीति। खाद्य नीति के तहत आप जानते हैं जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, यानी कि जितनी भी चीज़ों का उत्पादन होता है उनका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है कि आपको जो भी किसान हैं उनको उससे जो भी उन्होंने निर्धारित किया है उससे कम में बेचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है, इसके पहले की क्लास में मैंने बता ही दिया था कि जो किसान हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि कम से कम उन्हें इतनी कीमत तो मिल जाए जितना उन्होंने लागत लगाया है उससे थोड़ा ज़्यादा, ताकि वो दोबारा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हों।
मान लीजिए जो गवर्नमेंट है इस तरह की योजना ना लाती और जो किसान है वो बहुत मेहनत करके इसी तरह जो खाद्यान्न उत्पादन करता, लेकिन उसकी कीमत जो साहूकार है वो बहुत कम लगाते और उसे अपने जो लगाया हुआ एक तरीके से कहेंगे पूंजी है उतना भी ना प्राप्त होता, तो किसान कृषि से विमुख होने लगता और ऐसे में खाद्य की आपूर्ति घट जाती। तो गवर्नमेंट किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल के लगाने के पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर देती है और ये अनुमान लगा करके जारी करती है कि जो किसान अपनी उत्पाद में जो भी लागत लगाता है उससे उसको थोड़ा ज़्यादा प्राप्त हो, थोड़ा लाभ मिले, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से निवेश कर सके या बचत कर सके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका लाभ भी बड़े बड़े किसानों को ही मिलता है। छोटे किसानों के पास इतना कम लैंड होता है कि वो खाने भर का ही होता है, वो बेच ही नहीं पाते और अगर बेच नहीं पाएंगे तो उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास खेती ज़्यादा है तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी उन्हें ज़्यादा होता है और वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी बनाती रहती है हर साल उसे बढ़ाने के लिए। और ये बढ़ाते बढ़ाते भी जब ये उत्पाद का दाम बढ़ जाता है तो बाज़ार में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और जब कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति आएगा। तो ये भी रीज़न है मुद्रास्फीति का। पहला क्या है, प्रशासक मूल्य नीति, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दाम बढ़ जाए। दूसरा खाद्य नीति, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाए कि वस्तुओं का जो दाम है वो महंगा हो जाए, तो भी मुद्रास्फीति आती है। तो ये सारे रीज़न है बच्चों मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हैं या कारक क्या हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं। कुछ अन्य कारक में क्या है, ब्याज दरों में वृद्धि। अगर भी जो बैंक है या जो भी लोग लेते हैं लोन, अगर उसके ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है और ब्याज दरों में वृद्धि होने की वजह से भी क्या होगा, कोई भी चीज़ लेगा कोई व्यक्ति, उससे मान लीजिए महंगे ब्याज पे वो पैसे लेगा बैंक से, तो जो वस्तुएं खरीदेगा तो उसे भी महंगा बेचने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम है या जो पैसे उसने लिए हैं उसके लिए उसको ज़्यादा ब्याज पे करने हैं, तो वस्तुओं को महंगा बेचेगा ताकि उसको इतना लाभ हो कि वो वापस करने के बाद ब्याज को उसके बाद भी उसे कुछ प्रॉफिट मिले। तो इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति आती है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी, यानी कि जो गवर्नमेंट अप्रत्यक्ष कर लेती है सारे वस्तुओं पर, अगर गवर्नमेंट उन अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा देगी तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। डेली के हमारे जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं जिनसे पूरी होती हैं उन सब पे अप्रत्यक्ष कर लगा रहता है, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जब महंगी हो जाएंगी तो अपने आप मुद्रास्फीति आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू घट जाएगी। इसके अलावा और क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आप देखेंगे जो क्राउडिंग आउट के फलस्वरूप भी लागतों में वृद्धि होती है। यानी कि जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर भी जो है चीज़ें महंगी होती हैं, व्यवस्थाएं महंगी होती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को ज़्यादा मुद्रा पे करना होगा और मुद्रा ज़्यादा पे करेंगे तो मुद्रास्फीति आएगी। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण रीज़न हैं जिनकी वजह से मुद्रास्फीति आती है और इनको मतलब जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उपाय क्या है, आपूर्ति पक्षीय उपाय। आपूर्ति पक्षीय उपाय क्या है कि जो बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो गई है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे। तो सबसे पहला है कि अगर इस तरह की चीज़ों का वस्तुओं का कहीं डंप किया गया है, यानी कि उसको गैर कानूनी तरीके से छिपा के रखा गया है कि जब वो महंगा होता जाएगा तब हम उसे बाहर निकालेंगे, तो उसको बाहर निकालें, काला बाजारी को रोकें और जब वस्तुएं मार्केट में आएंगी तो मुद्रास्फीति कुछ कम होगा। दूसरा उपाय है विदेशों से आयात करें। ये सारे तत्कालीन सॉल्यूशन है, यानी कि मतलब जल्दी अगर मुद्रास्फीति कम करना है या जो मांग है उसकी पूर्ति करनी है तो डंप वस्तुओं को बाहर निकालें। और दूसरा विदेशों से आयात करें और आयात करके हमारे यहाँ के मार्केट में या बाज़ार में उपलब्ध कराएं, जिससे जो वस्तुओं की ज़रूरतें हैं लोगों की पूरी हो और मुद्रास्फीति कम हो। और दीर्घकालिक उपाय क्या है कि उत्पादन बढ़ाएं, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन में एक टाइम लगता है, जैसे धान है तो उत्पादन का उसका एक पीरियड है, गेहूं के उत्पादन का पीरियड है, फलों की सब्जियों के उत्पादन का एक पीरियड है, तो इसमें समय लगता है। ये दीर्घकालिक उपाय है कि अपना उत्पादन ही बढ़ा दें हम और उत्पादन बढ़ाने के बाद मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तरीके हैं जो है उसको कंट्रोल करने का। इसके अलावा मांग पक्षीय उपाय। मांग पक्षीय उपाय में क्या होता है, यानी कि सरकार क्या करे, यहाँ पे जो टैक्सेस हैं उसे कम कर दे ताकि जो वस्तुएं हैं, जब मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स सभी वस्तुओं पे लगाती है सरकार, उसको कम कर दे या हटा ले तो वस्तुएं अपने आप सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा जो बैंकों के ब्याज दर हैं
उस पर भी कंट्रोल करे, यानी कि बहुत कम भी ना हो बहुत ज़्यादा भी ना हो। इसके अलावा जो भी सरकार मतलब जो है योजनाएं लाती है उस तरह से सरकार योजनाएं लाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे, ताकि उनके पास जो है वो पैसे हों और वो पैसे से वस्तुओं को खरीद सकें। तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी मुद्रा ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है, मार्केट से पैसा सोखना पड़ता है कि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट ही नहीं जाएंगे, यानी कि डिमांड घट जाएगा तो अपने आप वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो कोई क्या करेगा बेच करके। जैसे आपने देखा कि कोरोना प्रॉब्लम में या तो वस्तुएं शुरुआत में बड़ी महंगी बिकी, जब लोगों को ज़रूरत थी कि वो खरीद करके अपने घरों में रख लें क्योंकि बाहर नहीं निकलना है, तो लोगों ने जब उसका डिमांड बढ़ा तो उसकी कीमतें बढ़ा दी। लेकिन बाद में वही लोग जब घरों में कैद हो गए और काफ़ी समय तक बंद रहे, बाहर निकले ही नहीं सामानों को खरीदने, तो ऐसे में डिमांड ही घट गई, तो अब वस्तुओं का कीमत भी घटेगा। तो इस तरह से भी होता है कि गवर्नमेंट जो लोगों का जो वेतन है, जो पैसे की आय है, इनकम है, उसको ही घटा दे। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मार्केट में कुछ खरीदने ही नहीं जाएंगे, और खरीदने नहीं जाएंगे तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो वस्तुओं की सप्लाई अपने आप घट जाएगी और उसका कीमत कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी रीज़न होता है या तरीका होता है इसको कंट्रोल करने का। तो वही है मांग पक्षीय उपाय, यानी कि मांग को ही घटा दीजिए, और आपूर्ति पक्षीय उपाय आपूर्ति को बढ़ा दीजिए, यानी कि या तो आपूर्ति को बढ़ा दीजिए या तो मांग को घटा दीजिए। और मांग को घटाने के लिए लोगों की आय को कम करना होगा, जब आय नहीं रहेगा तो कोई खरीदने नहीं जाएगा। तो ये है तरीका जो है उपाय है सही करने का। कुछ और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है ये क्या है, पहला है अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि जब भी मंदी आती है, बेरोजगारी आती है, अर्थव्यवस्था जो है वो रुक जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एडम स्मिथ है, इन्होंने सिद्धांत दिया है अहस्तक्षेप की नीति का। इन्होंने कहा है कि जब भी जो मार्केट है, और इस तरह की नीतियाँ जो है ज़्यादातर विकसित देशों में लगती हैं, यानी कि जो पूंजीपति जो देश है, पूंजीपति वर्ग वाले देश होते हैं, वहाँ पर इस तरह की नीतियाँ चलाई जाती हैं, इस तरह की नीतियाँ अर्थव्यवस्था में लागू होती हैं। इनका कहना है, जो एडम स्मिथ हैं, ये कहते हैं कि बाजार को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उसमें आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत कीजिए, वो अपने आप चलता रहेगा और वहाँ पे दोनों को फ़ायदा होगा। यानी कि जो पूंजीपति है उसको भी कंट्रोल ना कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में उत्पादन करेगा, और उत्पादन करेगा तो अपने आप मार्केट में वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको अपनी ज़रूरतें पूरी ही करनी है, तो वो कहीं ना कहीं से पूरी करने का प्रयास करेगा। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों चलता रहेगा तो यहाँ पे बाज़ार भी अपने आप चलती रहेगी। तो ये कहते हैं कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना है, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दे। पूंजीपति चाहे सस्ता बेचे चाहे महंगा बेचे, जो खरीदने वाला है वो कम खरीदे या ज़्यादा खरीदे, तो वहाँ पे सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, और जो मार्केट है उसे उसके हाल पे छोड़ दे। दोनों अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और अपने फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और ख़रीदारी करेंगे, और ऐसे में जो मार्केट है ये चलता रहेगा, या जो अर्थव्यवस्था है चलती रहेगी। कभी सुस्ती आएगी, कभी मतलब जो है उसमें तेज़ी आएगी, कभी महंगा होगा, कभी सस्ता होगा, कभी डिमांड ज़्यादा होगा, कभी सप्लाई जो है वो कम होगा, लेकिन ये आता जाता रहेगा और ये अपने आप चलता रहेगा। इसको जो है हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की जो नीतियाँ हैं ज़्यादातर पूंजीपति वर्ग वाले देशों में लगाए जाते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह की नीतियों का पालन किया जाता है और हस्तक्षेप की नीति का। इसके अलावा जो है ये किन्सियन पंप प्राइमिंग तथा महामंदी, ये भी एक नीति है। और ये जो किन्स महोदय हैं, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि ये टाइम था जब 1929 में पूरे विश्व में महामंदी आया था, लोगों के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा था, लेकिन दूसरी तरफ एक विचित्र सी स्थिति थी, बेरोजगारी भी थी, भुखमरी भी थी, और बहुत ज़्यादा अराजकता भी आ गया था। यानी कि उत्पादन होते हुए भी जो डिमांड है वो घट गया था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था उसे खरीदने का, तो अपने आप मार्केट जो है वो रुक गया था। तो ये जो किन्स महोदय हैं ये क्या कहते हैं, सरकार को मार्केट में हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खरीदने नहीं जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को घाटे की जो है बजट बनानी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के लिए रोज़गार सृजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में परियोजनाएं लानी चाहिए, जिससे जो उत्पादन है वो बढ़ जाए, और उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग अपने आप मार्केट में सामान खरीदने पहुंच जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगा और मार्केट फिर चल पड़ेगा। तो महामंदी के लिए उपाय बताया था किन्स महोदय ने कि गवर्नमेंट को यहाँ पे
खुद ही परियोजनाएं लानी चाहिए और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देना चाहिए। भले जो बजट है वो घाटे में चला जाए तो चला जाने दे, लेकिन लोगों को रोजगार दे, लोगों का इनकम जो है वो बढ़ाए, जिससे वो सामान खरीदने, वस्तुएं खरीदने मार्केट में पहुँचे और अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाए। ये जो कहने का मतलब है ये केन्स महोदय का है और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनाया भी था महामंदी के टाइम में और उससे निकलने का प्रयास भी किया था। इसके अलावा डबल डिप रिसेशन, ये क्या होता है? ये अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कभी डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है और कभी डिमांड घटता है तो सप्लाई भी घट जाती है। तो कभी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है और कभी कभी ये डबल के बजाय ट्रिपल रिसेशन में चला जाता है, यानी कि मंदी ही मंदी बनी रह जाती है और ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ठप हो जाता है, जो देश है वो बहुत पीछे होने लगता है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा विश्व के सारी अर्थव्यवस्थाएं जो है प्रभावित हो गई, लंबे समय तक मंदी बनी रही और ये मंदी और बढ़ती चली गई, यानी कि डबल से ट्रिपल रिसेशन में चली गई। यानी कि मंदी के बाद जो वृद्धि आई ही नहीं, मंदी के बाद और मंदी आ गई, तो इसी को कहते हैं डबल रिसेशन या ट्रिपल रिसेशन। ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है, इसे कंट्रोल करना या इससे बाहर निकलना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ता है। और ये स्थिति से आप लोग अभी जल्दी ही गुजर चुके हैं कोरोना काल में, तो आप जानते हैं कि ये क्या है। तो ये स्थिति भी कुछ इसी तरह का है जहाँ पे मंदी के बाद महामंदी आ गई और वहाँ से निकलने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे जो है मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो आई होप बच्चों आज की क्लास भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर पहले का क्लास नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और फिर इसको देखिए, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।